नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में हमने वस्त्रोपयोगी रेशों की द्वितीयक विशेषताओं को पढ़ा था। कुछ और विशेषताएं जो वस्त्रोपयोगी रेशों की द्वितीयक विशेषताएं हैं, इनका अध्ययन हम आज के वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में जो सबसे पहली विशेषता हम ले रहे हैं वो है शोधक पदार्थों, विलायकों तथा संक्षारक रसायनों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट्स, लॉन्ड्री रिएजेंट्स एंड कोरोसिव केमिकल्स। जब हम वस्त्रों को काम में लेते हैं, परिधानों को काम में लेते हैं, पहनते हैं, तो वो गंदे हो जाते हैं। कई बार उन पर दाग धब्बे भी लग जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों के दाग धब्बे लग सकते हैं, जैसे सबसे कॉमन है सब्ज़ी का धब्बा, फिर कुछ कभी कीचड़ का, नेल पेंट का, ऐसे बहुत सारी तरह के धब्बे होते हैं जो वस्त्रों पर लग सकते हैं। और इसी तरीके से वस्त्र गंदे भी हो जाते हैं काम में लेने पर। तो उनको धोने के लिए, साफ़ करने के लिए हमें बहुत सारे रिएजेंट्स की या केमिकल्स की मदद लेनी पड़ती है। कई बार हमें उनको गीली धुलाई यानी नॉर्मली जो हम वेट क्लीनिंग करते हैं वो करनी पड़ती है, और कई रेशे ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें वेट क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं, तो हमें ड्राई क्लीनिंग करवाना पड़ता है यानी शुष्क धुलाई करवानी पड़ती है। इन सभी में बहुत सारे केमिकल्स, रिएजेंट्स, ये सब ज़रूरी होते हैं। तो इनके प्रति रेशों की अगर अच्छी प्रतिरोधक क्षमता होगी, इनसे नष्ट नहीं होंगे, तभी वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे, लंबे समय तक चल सकेंगे और उनकी जो उम्र है वो अच्छी रहेगी। अन्यथा वो गंदे हो जाएंगे, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे और पुराने दिखाई देने लगेंगे। रेशों का जो रासायनिक संगठन होता है वो इस केमिकल प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जिन रेशों का रासायनिक संगठन यानी केमिकल कंपोजिशन एक समान होती है, उन पर अम्ल, क्षार, कार्बनिक विलायकों और संक्षारक रसायनों यानी कोरोसिव केमिकल्स का एक समान प्रभाव होता है। जैसे अगर कपास का, लिनन का, ये वानस्पतिक रेशे हैं तो सेल्यूलोजिक रेशे हैं, सेल्यूलोज से बने हुए हैं। इन रेशों पर क्षारों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता या क्षारों का इन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं होता। तो ये सभी रेशे जो सेल्यूलोज से निर्मित हैं, ये क्षारों के प्रति लगभग एक सा रिएक्ट करते हैं और उसी तरीके से अम्लों के प्रति भी लगभग एक सा रिएक्ट करते हैं। और इन रेशों पर जो सेल्यूलोज से बने हैं उन पर अम्लों का बुरा प्रभाव पड़ता है, और कुछ अम्ल तो इन्हें पूरी तरह नष्ट कर देते हैं, कुछ इनकी संरचना को खराब कर देते हैं। इस तरीके से बुरा प्रभाव पड़ता है। जबकि जो प्रोटीन से बने रेशे हैं उन पर अम्लों का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। अम्ल की उपस्थिति में लगभग सभी प्रोटीन रेशे जैसे ऊन और रेशम मुख्य रूप से काम में आते हैं, तो ये काफ़ी सुरक्षित रहते हैं। जबकि क्षार, हल्के क्षार भी हों, मृदु क्षार भी हों, वो इनको नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर क्षार सांद्र हैं और गर्म हैं तो इन रेशों को पूरी तरह से गला करके नष्ट कर देते हैं। तो रासायनिक पदार्थों के प्रति कैसी ये प्रतिक्रिया देते हैं, कैसे उनके रिएक्शंस होते हैं, ये सभी चीज़ें प्रभावित करती हैं। या डिफरेंट केमिकल्स के प्रति कैसे रिएक्ट करता है कोई भी रेशा, ये इसको इन्फ्लुएंस करता है कि उसका निर्माण किस तरीके से किया जाएगा, उसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस में किन केमिकल्स को यूज़ करेंगे, उसके ऊपर किस तरह की परिसज्जा दी जा सकती है, उसको जब हम काम में लेते हैं तो किस तरीके से उसकी केयर करनी है, कैसे उसको मेंटेन करना है। ये सभी चीज़ें रेशे की रासायनिक पदार्थों के या जो भी लॉन्ड्री रिएजेंट्स हैं, शोधक पदार्थ हैं, धुलाई में काम में आने वाले साबुन, डिटर्जेंट, केमिकल्स, ब्लीचेस, इन सभी के साथ कैसे रिएक्ट करता है, क्या उसकी प्रतिक्रिया होती है, इस पर निर्भर करता है। प्रत्येक रेशे की रासायनिक प्रतिक्रिया में उसकी संरचना में अवयवों का व्यवस्थापन और उसमें उपस्थित प्रतिक्रियाशील समूह पर निर्भर रहती है कि कैसे रिएक्ट करेगा। ये चीज़ किस पर डिपेंड करती है कि उसकी जो भी संरचना है, उसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं वो किस तरीके से अरेंज किए गए हैं, वो रेखीय रूप में है या पॉलीमर के रूप में है या ब्रांच्ड चेन है, कोई शाखित श्रृंखला।
और उसमें कौन सा ग्रुप है जो रिएक्टिव है, यानी दूसरे पदार्थों से या केमिकल से कौन सा समूह उसकी क्रिया करने के लिए एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। ये सभी चीज़ें प्रभावित करती हैं कि कैसे वो उनके साथ में, दूसरे केमिकल्स के साथ में प्रतिक्रिया करेगा। जब हम वस्त्रों को बार बार काम में लेते हैं तो वो गंदे होते रहते हैं और इसलिए उनको धोने की भी ज़रूरत पड़ती है। कई बार वस्त्रों में दाग धब्बे लग जाते हैं और ख़ास करके गर्मी के मौसम में अगर हम कपड़ों को लंबे समय तक पहनते हैं धूप में तो उसमें पसीने के धब्बे लग जाते हैं। तो इनको हटाने के लिए कई तरह के केमिकल्स होते हैं, रासायनिक प्रतिकर्मक होते हैं, उनका प्रयोग करना पड़ता है। जब हम बहुत सारी तरह के साबुन या शोधक पदार्थ हैं, क्लींजिंग एजेंट्स, इनका प्रयोग वस्त्रों की धुलाई के लिए करते हैं। तो ये जितने भी पदार्थ हैं ये 3 तरह की प्रकृति में से किसी एक तरह के हो सकते हैं। या तो ये क्षारीय होंगे, या फिर ये अम्लीय होंगे, और या ये उदासीन हो सकते हैं। तो इन तीनों तरह की प्रकृति में से किसी भी प्रकृति का, किसी भी नेचर का कोई भी केमिकल रिएजेंट हो सकता है और अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही वो वस्त्र के रेशों को प्रभावित करेगा। तो कुछ रेशे, जैसे अभी मैंने बताया था कि क्षारों से प्रभावित रहते हैं, तो अगर केमिकल रिएजेंट जो हम लॉन्ड्री के लिए काम में ले रहे हैं, धुलाई के लिए काम में ले रहे हैं, उसकी प्रकृति क्षारीय है तो वो उन रेशों को नुकसान पहुंचा सकता है जो क्षारों से प्रभावित होते हैं। इसी तरीके से ड्राई क्लीनिंग में जो भी विलायक हम काम में लेते हैं, पसीना, साबुन, धुलाई के लिए जो काम में आ रहे हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, कई बार कपड़ों को सफ़ेद करने के लिए ब्लीचिंग भी की जाती है, ब्लीचेस का प्रयोग किया जाता है। और हम इनको जब काम में लेते हैं तो वातावरण में गैसें भी हैं, धूप भी हैं, ये सभी चीज़ें रेशों का रासायनिक अपघटन कर सकती हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस तरह का केमिकल किस रेशे के साथ में यूज़ करें। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि जो वस्त्र हम काम में ले रहे हैं वो किस रेशे से या किन किन रेशों से बना है, तो उसके लिए उपयुक्त लॉन्ड्री एजेंट हमें सेलेक्ट करना चाहिए धुलाई करने या सफाई करने के लिए। जैसे जो वानस्पतिक रेशे होते हैं या मानवकृत रेशे होते हैं जो सेल्यूलोज से बने हैं, तो उन सभी को हम क्षारीय शोधक पदार्थों से धो सकते हैं। जबकि जो ऊनी और रेशमी वस्त्र हैं उनको क्योंकि क्षार नुकसान पहुंचाते हैं तो उनकी धुलाई हमें कोमल या उदासीन प्रकृति के डिटर्जेंट से करनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, इन कपड़ों में से या तो रंग निकल जाएगा या ये सिकुड़ जाएंगे अपने साइज़ में, पहले जो साइज़ था उससे छोटा साइज़ हो जाएगा, या कभी कभी साइज़ फैल भी जाता है, बड़ा हो जाता है, कपड़ा फैल जाता है, या फिर उसमें से रंग निकल जाएगा, उसके डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे, लंबाई चौड़ाई ये सब चीज़ें, या उसमें बहुत गंदी सी सलवटें पड़ जाएंगी इस तरह की, जिनको हम हटा ही नहीं सकते हैं। कलर फेड हो जाना, ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और इनको कपड़े की क्योंकि ये परफॉर्मेंस को प्रभावित करती हैं तो इस तरह से इनको सेफ रखना चाहिए और उनके लिए जो उपयुक्त केमिकल्स हों या जो भी सूटेबल लॉन्ड्री एजेंट्स हैं उन्हीं का प्रभाव, उन्हीं से इनको ट्रीट करना चाहिए। सिंथेटिक रेशे या संश्लेषित वस्त्रों से, रेशों से बने वस्त्रों पर नॉर्मली किसी भी साबुन या डिटर्जेंट का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हमें अपने वस्त्रों को लंबे समय तक काम में लेना है और उनको नया बनाए रखना है तो उनके लिए उपयुक्त शोधक पदार्थ का चयन करना ज़रूरी है, ताकि वस्त्रों की भौतिक संरचना, भौतिक विशेषता, रासायनिक संरचना, उसकी बनावट, आकृति, इन सब पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़े और वस्त्र लंबे समय तक चले, नया सा दिखे। अगला वांछित गुण है वातावरणीय परिस्थितियों के प्रति प्रतिरोध, रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल कंडीशंस। जब भी हम किन्हीं भी परिधानों को काम में लेते हैं, वस्त्रों को काम में लेते हैं, तो उनके चारों तरफ जो कुछ भी है वो उसका वातावरण कहलाता है। वो आसपास की हवा हो सकती है, उसमें उपस्थित नमी या कोई भी वातावरण में उपस्थित गैसें हो सकती हैं। अगर हमने उसे पहना हुआ है तो हमारे शरीर का पसीना भी हो सकता है, हम बाहर निकलते हैं
तो ठंडी और गर्म हवाएं हो सकती हैं, धूप होती है, वर्षा होती है। ये सभी चीज़ें हैं जो वस्त्र के उपयोग के दौरान उसको प्रभावित कर सकती हैं। तो अगर वस्त्र को लंबे समय तक नया रखना है, अच्छा रखना है, लंबे समय तक चलाना है और वो कैसा अपने परफॉर्मेंस देगा, कैसा उसका व्यवहार रहेगा इन सब चीज़ों के प्रति, तो अगर वो प्रतिरोधक है तो लंबे समय तक चलेगा, और अगर वो प्रतिरोधक नहीं है तो उस पर इस तरह के इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे जैसा आप इमेजेस में देख रहे हैं कि आप किसी सोफ़े पर लंबे समय तक बैठते हैं या कुछ लंबे समय तक वो यूज़ होता है, तो जो उसका बैठने वाली जगह होती है, सीट होती है, वहाँ से कई बार कलर फेड हो जाता है या रेशे उसके घिस जाते हैं या उसका टेक्सचर ख़राब हो जाता है। ऊपर वाली इमेज में आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। इसी तरीके से कई बार ऐसा होता है कि पसीने के प्रभाव से या किन्हीं गैसेस के या साबुन के प्रभाव से वस्त्र के रेशों का रंग निकल जाता है, वो दूसरे रंगों पर या दूसरे एरियाज़ पर चढ़ जाता है। जो नीचे वाली इमेजेस में आप देख रहे हैं कि धुलने से पहले कपड़ा इस तरह का था और बाद में उसका नीला रंग ब्लीड होकर के वाइट वाले एरिया पर चला गया है। तो ये जितने भी वातावरणीय कारक हैं, इसके प्रति जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता है या उसको अपने पर बिल्कुल प्रभावी ना होने दे, इस तरह का जो प्रदर्शन है वो उसके स्वरूप और व्यवहार को बहुत अधिक प्रभावित करता है, कैसा वो बिहेव करेंगे। इसके साथ साथ ही मानव के शरीर और परिधान के मध्य होने वाली अंतःक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरीके से बॉडी और कपड़े का इंटरैक्शन होता है, क्योंकि घर्षण लगातार होता है और विशेष रूप से जो स्नगली फिटेड या टाइट फिटेड होते हैं, क्लोज फिट या स्किन टाइट कपड़े होते हैं, वो तो शरीर के साथ बहुत ज़्यादा रगड़ खाते हैं और साथ ही उनमें पसीने का प्रभाव भी ज़्यादा रहता है। तो इस तरह के जो तंग और चुस्त कपड़े हैं वो उनके लिए भी इस चीज़ के प्रति विशेष रूप से घर्षण और प्रतिरोधकता होनी चाहिए। वस्त्र का व्यवहार उसके अवयव रेशों के संगठन पर निर्भर करता है, किस तरह का उसका केमिकल कंपोजिशन है, किन चीज़ों से बना है। तो कई बार रगड़ करके वस्त्र खराब हो जाते हैं, कहीं कहीं पर से कट जाते हैं, या रोए की समस्या तो बहुत ही कॉमन है। जो स्पन फाइबर से बने हुए कपड़े होते हैं उनमें रोएं बहुत ज़्यादा उठ जाते हैं। कई रेशों की प्रवृत्ति भी ऐसी होती है जो कम लंबाई के रेशे हैं, यानी स्टेपल रेशे हैं। वो स्टेपल रेशे थोड़े समय पर अगर काम लेने पर, अगर वो यार्न टाइट नहीं है या मजबूत नहीं है, तो अगर कुछ समय तक हम उसे काम में ले रहे हैं तो वो रेशे निकल करके बाहर आने लग जाते हैं उनके किनारे, और उस वजह से रोए की समस्या उसमें उत्पन्न हो जाती है। तो कपड़े का नयापन खत्म हो जाता है। और इसके साथ साथ ही रोएं क्योंकि डस्ट कैचिंग होते हैं, गंदगी को, मिट्टी को अपनी तरफ जल्दी आकृष्ट कर लेते हैं, तो ऐसे वस्त्र बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं और उनको बार बार रगड़ करके धोना पड़ता है, इससे वो और ज़्यादा खराब हो जाते हैं। इसीलिए जो भी वस्त्र के अवयव रेशे हैं उनका प्रदर्शन वातावरणीय परिस्थितियों के प्रति अच्छा होना चाहिए, और अगर इस तरह का अच्छा प्रदर्शन होगा, उनके प्रति प्रतिरोधकता अच्छी होगी, तभी पूरे वस्त्र की या परिधान की परफॉर्मेंस और लाइफ अच्छी हो सकेगी। आखिरी विशेषता है व्यावसायिक उपलब्धता। बहुत अच्छे से गुण हैं किसी भी रेशे में, जितने हम चाहते हैं उससे भी बेहतर उसका प्रदर्शन है, लेकिन अगर वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, उपलब्ध ही नहीं है, बाज़ार में वो आ ही नहीं रहा है, तो उसकी सारी अच्छाइयाँ व्यर्थ हैं। क्योंकि जब तक वो हमारे उपयोग के लिए या उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं है तो उसकी अच्छाइयों से हमें कोई लाभ नहीं मिल सकता, कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। तो वस्त्र और परिधान उद्योग जो है भारत का या कहीं का भी, उसके लिए मेनली जो काम में आने वाले रेशे हैं या कच्चे पदार्थ हैं वो हैं कपास, जूट, ऊन, रेशम और मानवकृत रेशे यानी मैन-मेड फाइबर्स। मानवकृत रेशे में संश्लेषित रेशे भी आते हैं, जैसे नायलॉन और पॉलिएस्टर के फिलामेंट, यार्न्स, स्टेपल रेशे, विस्कोस रेशे और धागे, एक्रिलिक स्टेपल रेशे। ये सभी और भी अनेक वैरायटी है, बहुत सारी। आजकल तो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, रिसर्चेस हो रहे हैं
तो उनके माध्यम से बहुत सारी वैरायटी डेवलप कर ली गई है सिंथेटिक रेशों की भी, जिनसे हम कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी के वस्त्र बना सकते हैं। भारत में विस्कोस फिलामेंट यार्न बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है और हमारे राज्य राजस्थान में भी भीलवाड़ा विस्कोस रेयॉन के एक बहुत ही प्रमुख उत्पादक इकाई है या स्थान है। यहाँ पर हमारे देश में इन सभी रॉ मटेरियल्स की, कच्चे माल की उपलब्धता बहुत है, उत्पादकता बहुत है, लेकिन इसके बावजूद हमारे परिधान उद्योग में ना तो बहुत अच्छी क्वालिटी वस्त्रों की बनाई जा पा रही है और ना ही उनकी क्वांटिटी बढ़ रही है। क्योंकि परेशानी ये है कि जो भी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं खेतों में, चाहे वो कपास, लिनन या किसी और तरह के रेशे हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है और उनमें क्वांटिटी भी हम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ना तो बहुत सारे नए उन्नत तकनीकें हैं, ना ही उन्नत मशीनें हैं। तो जब हम इन रेशों को उत्पादित करते हैं तो एक तो फसलें कम होती हैं, क्रॉप प्रोडक्शन कम है। इसके अलावा फिर इसकी आगे जो प्रोसेसिंग की जाती है, जो आगे की प्रक्रिया है वस्त्र निर्माण के लिए, पहले रेशे से धागा बनाते हैं और धागे से वस्त्र बनाते हैं और फिर वस्त्र से परिधान बनाए जाते हैं पहनने के लिए। तो इन सभी प्रक्रियाओं में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, बहुत ज़्यादा लेबर या श्रम भी लगता है और इसकी वजह से जो एंड प्रोडक्ट है उसमें बहुत सारी कमियां भी रह जाती हैं। जैसे कोई भी प्राकृतिक रेशा है, कपास उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं, तो उसके गंदे रेशों की अगर सफाई करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है। उसकी जिनिंग की जाती है, पुरानी मशीनों से, पुराने तरीक़ों से करते हैं, कताई भी पुराने तरीक़ों से करते हैं। तो अगर पुराने उपकरणों का हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और लेबर भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसका फ़ायदा दूसरे देश उठाते हैं जो कपड़ों का उत्पादन करते हैं, वो भारत से कच्चे माल का आयात कर लेते हैं और उसको अपनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाली मशीनों और उपकरणों के माध्यम से उनकी अच्छी प्रोसेसिंग करते हैं और उसके बाद में तैयार माल यानी रेडीमेड गारमेंट्स भारत में बेचते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर रॉ मटेरियल तो बहुत सस्ते में हम उन्हें बेच देते हैं, लेकिन वहाँ से जो रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट्स हैं उनको बहुत अधिक कीमत पर हमें ख़रीदना पड़ता है। तो हमारी अपनी चीज़ को क्रय करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं और इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमिक पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, हमें अल्टीमेटली नुकसान होता है। तो हालांकि हमारे देश के वैज्ञानिक भी प्रयास कर रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं या जो रॉ मटेरियल है उसकी अच्छी क्वालिटी हम प्रोड्यूस करें, हम नई मशीनरी, नए इक्विपमेंट या उपकरणों का उत्पादन करें या उन उपकरणों की खोज लगातार जारी है, इस पर रिसर्चेस चल रही हैं, नए नए उपकरण बनाए जा रहे हैं। और हमारी जो प्रोसेसिंग है टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, उसमें भी हमने अब नई मशीनरी का, नए उपकरणों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है और ये उपयोग लगातार बढ़ रहा है। नए रेशों का प्रयोग भी भारत में वस्त्र और परिधान निर्माण के लिए किया जाने लगा है, जैसे विस्कोस, पॉलीसेटिन, ये सब टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव्ड फाइबर्स हैं, तकनीकी रूप से इनको विकसित किया गया है और इनमें बहुत सी अच्छी परफॉर्मेंस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इनका प्रयोग भी भारत में किया जाने लगा है। और ये कहा जा सकता है कि जब हम अपना रॉ मटेरियल बनाने लगेंगे या कमर्शियली, व्यावसायिक रूप से हमारे देश में कच्चा माल अच्छे से उत्पादित किया जाएगा और ये उपलब्ध होगा मार्केट में आगे की प्रोसेसिंग के लिए, तभी हमारे लिए उन रेशों की उपयोगिता है। तो इन रेशों का उत्पादन जो वस्त्र या परिधान निर्माण में काम आते हैं, उनका उत्पादन बढ़ा दिया जाना चाहिए। सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि रेशों की जो तापीय विशेषताएं होती हैं वो उनसे बने वस्त्रों के उपयोग और देखभाल के समय, जैसे धोना, सुखाना और इस्त्री करते समय बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। किसी रेशे की स्थिर विद्युत आवेशों को स्थानांतरित करने की क्षमता उसकी स्थिर विद्युत संवाहकता यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहलाती है। वस्त्रों की कीट तथा सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रति प्रतिरोधकता उपभोक्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से वस्त्रों के उपयोग के दौरान
उसकी संरक्षण और देखभाल की विधियां निर्धारित की जाती हैं। एक समान रासायनिक संगठन वाले रेशों पर अम्ल, क्षार, कार्बनिक विलायकों और संक्षारक रसायनों का एक समान प्रभाव होता है। रेशों की रासायनिक प्रक्रियाओं के प्रति अभिकर्मकता का उनके निर्माण विधि, परिसज्जाओं के अनुप्रयोग, उपयोग और देखभाल पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। परिधानों के रूप में काम में आने वाले वस्त्र उपयोग के दौरान विभिन्न प्रकार के वातावरणीय कारकों जैसे ठंडी तथा गर्म हवाएं, पसीना, वर्षा आदि के संपर्क में आते हैं और ये उनके कार्यात्मक प्रदर्शन, स्वरूप और व्यवहार को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। वस्त्र निर्माण तभी भली प्रकार संभव है जब उसके काम में आने वाले रेशे तथा अन्य कच्चे पदार्थ आसानी से व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हों। पिछले 4 वीडियोस और उनके जो भी सब पार्ट्स हैं उनको मिलाकर के हम वस्त्रोपयोगी रेशों की विभिन्न द्वितीयक विशेषताओं के बारे में पढ़ चुके हैं और इस जितनी भी विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा है, इन सभी विशेषताओं में से कितने अधिक गुण किस रेशे में पाए जाते हैं वो प्रभावित करता है उसकी प्रचलन को और लोकप्रियता को। जितने ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज़ किसी भी रेशे में होंगी उतना ही वो ज़्यादा ट्रेंड में होगा, प्रचलन में होगा और उतना ही लोकप्रिय होगा। हमारा देश, क्योंकि अभी भी हमारे देश में गरीबी का स्तर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर वो रेशे ज़्यादा काम में आते हैं या ज़्यादा उपयोगी होते हैं जो सस्ते हों और आसानी से उपलब्ध हो सकें। वे रेशे और वस्त्र जो सस्ते, टिकाऊ, मजबूत, आसानी से देखभाल किए जाने वाले अर्थात आसानी से धुलने, प्रेस करने योग्य हों, जिनकी कार्यक्षमता अच्छी हो और बाजार में आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में रहती हो, ऐसे रेशे और उनसे बने वस्त्र ही अधिक प्रचलित और उपयोगी होते हैं। अभी हमने जो द्वितीयक विशेषताएं पढ़ी हैं उन पर आधारित प्रश्न जो आपको लिखित में करने हैं, लिख करके देने हैं। ये प्रश्न है, ताप सुनम्यता से आप क्या समझते हैं और वस्त्रों के लिए इसका क्या महत्व है? स्थिर विद्युत संवाहकता किस प्रकार वस्त्रों और परिधानों को आरामदायक बनाती है, स्पष्ट कीजिए। रेशों और वस्त्रों में कीट तथा सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रति प्रतिरोधकता होने के क्या लाभ हैं? वस्त्र की निर्माण प्रक्रिया तथा उपयोग और देखभाल के दौरान उनकी शोधक पदार्थों, विलायकों और संक्षारक रसायनों के प्रति प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है? वातावरणीय परिस्थितियाँ रेशों और वस्त्रों को किस प्रकार प्रभावित कर सकती हैं, समझाइए। वस्त्रों के प्रचुर मात्रा में निर्माण हेतु उनकी सहज व्यावसायिक उपलब्धता आवश्यक है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। वस्त्रोपयोगी रेशों तथा वस्त्रों की द्वितीयक विशेषताएं कौन कौन सी हैं? इनमें से किन्हीं 5 का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। इन वीडियोस में जो भी इमेजेस ली गई हैं उसके लिए हम गूगल इमेजेस के आभारी हैं। आशा है आपको ये सभी प्राथमिक और द्वितीयक विशेषताएं जिनको हम अपने पिछले कुछ वीडियोस में पढ़ते आए हैं और इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।